हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं स्पीड डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपीपी का एक और प्रैक्टिस सेट हम लेके आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को हमने करा दिया है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको पहला प्रैक्टिस सेट क्लियर है तब आइए हम आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले बता दें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में थे, जिसको हमने करा दिया है। आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अगर वो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा तब इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मेरा आपसे ये निवेदन रहने वाला है, अगर आप लोग ईमानदारी से चाहते हो कि यूपी कांस्टेबल भर्ती आपका सिलेक्शन हो जाए तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हम इस वीडियो में आप लोग के लिए एक क्वेश्चन का पूरा निचोड़, यानी एक क्वेश्चन से हम आपको 2-3 क्वेश्चन मिला के बताने वाले हैं। यानी जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन लिया, अब इससे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस सबको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही आपके पास कापी और कलम दोनों साथ में रहने चाहिए। ठीक है, तो जैसा आप स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2। नंबर इसमें दिया गया नंबर 1 कि निम्नलिखित में से किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का सर्वोच्च सम्मान मिला। अभी ये प्रैक्टिस सेट था, इसमें आपको बताया गया था कि 2018 का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है। अब इससे रिलेटेड आप लोग निकाल लो कि 2019, 2020, 2022, जैसे आप एग्जाम आपका होने वाला है 2024 में, तो 2022 का आप लोग 2019 का और 2020 का ये सब निकालो कि इसको सर्वोच्च ग्रामीण पुरस्कार किसको मिला। तो जो आपका विकल्प होने वाला भैया, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो हम बता दें कि जो 2018 का सर्वोच्च ग्रामीण पुरस्कार मिला वो तो मिला था आपको पंजाब को। ठीक है, और इसके बाद जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रह सकते हैं कि 2022 का वो किसको मिला था, तो उसको आपको नोट करते चलना है कि जो आपका 2022 का था ना भैया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका 2022 का सर्वोच्च ग्रामीण पुरस्कार, वो आपका मिला था, ये आपका था तेलंगाना को। ठीक है, ये आपका था तेलंगाना, इनको मिला था आपका सर्वोच्च, ठीक है, यानी सर्वोच्च ग्रामीण पुरस्कार। ठीक है भैया, यानी सर्वोच्च ग्रामीण पुरस्कार किसको मिला था आपका, ये है नंबर 2 तेलंगाना। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि नंबर 2 पे क्या आता है तो नंबर 2 आपके है हरियाणा। तो नंबर 2 ज़्यादा पूछने के चांसेस नहीं रहता है, तो नंबर 1 आप लोग याद करते चलिए कि 2022 का जो था सर्वोच्च ग्रामीण पुरस्कार वो मिला था आपको तेलंगाना का, और 2018 को जो मिला था वो मिला था आपको पंजाब को। ठीक है, और 2019 को जो मिला था वो मिला था हरियाणा को। ठीक है, तो 2019, 22, 23 सब अपने साथ याद करते चलिए। ठीक है मेरे भाई, आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार यहाँ पे कि किस भारतीय राज्य को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के पहले ऑर्गेनिक राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 है सिक्किम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो आपका विकल्प होने वाला है वो होने वाला है, हम जाएंगे इसमें सिक्किम के पास, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा देश है जहाँ पे हम सॉरी ऐसा राज्य है जिसको विश्व राष्ट्र के द्वारा एक प्रथम ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, इस राज्य में जैविक खेती होती, शुरुआत यहाँ से हुई थी जैविक खेती की, असम से, इसलिए इसको क्या हुआ, ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि ऑर्गेनिक राज्य का जो प्रथम ऑर्गेनिक का जो प्रथम राज्य कौन सा बना भारत का, तो वो है सिक्किम, जिसको ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा मिला। ठीक है मेरे भाई, आइए आपका अगला स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन तीसरा वाला। मेरे भाई हम बता दें कि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, जितना हो सके आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो ईमानदारी से सिलेक्शन लेना तो रिवीजन इज़ द बेस्ट की। अगर आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, आपका अगला देख लेते हैं, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 के द्वारा प्रथम पुरस्कार। तो जो प्रथम पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 का जो प्रथम पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का ये जो है यूपीपी का एग्जाम, इसलिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, इसलिए उत्तर प्रदेश के जीके जीएस को और उसके करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 के ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ओलंपिक की मेजबानी जो 2020 की हुई थी वो आपको पता हुई थी, नंबर 1 है स्पेन, तुर्की, जापान और चीन। तो जो 2020 की ये आपका ओलंपिक की मेजबानी हुई थी वो हुई थी आपकी टोक्यो में। ठीक है, और टोक्यो पड़ता कहाँ पे है, वो पड़ता है जापान में। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान में। और आपको साथ ही दोस्तों एक बात और बता दें, यहाँ पे हम यहाँ पर जो 2020 था उसकी जो मेजबानी की थी इसने क्या थी, टोक्यो, यानी क्या था इसका आंसर था आपका जापान, यानी ये हुआ था टोक्यो में। ठीक है, और इसके साथ ही आपको याद करते चलना है 2020 के बाद अब अगला जो होने वाला है 2024 का, उसकी मेजबानी कौन करेगा, या इससे पहले पूछ दिया जाए कि 2022 की मेजबानी कौन किया था ना, तो इस सबको आपको साथ में याद रखना है। तो हम बता दें कि 2024 वाला जो हुआ था वो मेजबानी होगी आपकी
पेरिस में, ठीक है। और पेरिस बनता कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रांस। और 2022 है उसकी मेजबानी जो करेगा वो करेगा भैया बीजिंग। कौन करेगा, बीजिंग। और बीजिंग जो को पड़ता है चाइना, यानी आपका हो जाएगा चीन में। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, तो इसलिए आपको इसको कवर कर लेना है। यानी 2020 वाला जापान, 2024 वाला पेरिस और 2022 वाला बीजिंग यानी चीन में पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। अब अभी हमने बताया था जीएसटी का एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो अभी हम आप एक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जीएसटी किस दिन लागू हुआ था और किस सन में। इसको आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीएसटी किस सन में और किस तारीख को लागू हुआ था। तो इसमें था आपका नंबर 1 अक्षय कुमार, नंबर 2 था अमिताभ बच्चन, नंबर 3 थे सलमान खान, नंबर 4 थे आमिर खान। तो जो इसका राइट विकल्प होने वाला भैया वो होने वाला है अमिताभ बच्चन। हम जाएंगे किसके पास, अमिताभ बच्चन के पास। तो जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। और जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वो है असम, ठीक है। यानी याद करना कि जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है असम। और जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भैया है अमिताभ बच्चन, ठीक है। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराई वो कौन थे, ठीक है। तो 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा का जो जिन्होंने परिचित कराया वो कौन से व्यक्ति थे उसके बारे में हमको बताना है भैया। तो माउंटेंगो, तेज बहादुर सप्रू और लाइनेन कार्टिस और जेम्स फोर्ड। तो ये तो जेम्स फोर्ड तो थे नहीं, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर लाइनेन कार्टिस, ठीक है। लाइनेन कार्टिस ने जो थे वो क्या थे, ये थे आपके द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता। इन्होंने दोस्तों राउंड टेबल एक पुस्तक लिखी, जिसकी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर इनको कोई पुस्तक पूछ दिया जाए तो इनकी एक पुस्तक है। यहाँ अगर बगल में आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि इनकी एक पुस्तक है वो है राउंड, ठीक है, राउंड टेबल, ठीक है। ये इनके पुस्तक के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। यानी राउंड टेबल इनकी पुस्तक है जिनमें मतलब इन्होंने बताया कि द्विशासन धारणा जिससे सभी व्यक्ति को इन्होंने परिचित कराया, ठीक है मेरे भाई। आइए आपका अगला देख लेते हैं। सिखों की सैन्य संप्रदा खालसा का परिवर्तन किसने किया। तो गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद और गुरु तेज बहादुर। तो एक और नोट आप लोग को याद रखना कि ऐसा कौन से सिख गुरु थे जिनकी हत्या मुसलमानों द्वारा कर दी गई थी। तो गुरु तेग बहादुर जिनकी हत्या मुसलमानों के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। और अभी इसमें क्या पूछा था आपका, सैन्य संप्रदा खालसा परिवर्तन के जो लेखक थे उनके जो थे वो आपके हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ का शुरुआत की थी, ठीक है। यानी खालसा पंथ का शुरुआत जो की थी उन्होंंने किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है भैया। और इसमें एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि सिखों के प्रथम गुरु, ठीक है। कोई पूछ दिया जाए भैया कि सिखों के प्रथम गुरु कौन है बताइए, तो सिखों के जो प्रथम गुरु है वो गुरु है नानक, ठीक है। यानी सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक, ठीक भैया। यानी गुरु नानक जो थे वो सिखों के कौन थे, प्रथम गुरु थे। तो इस जैसे जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग अपने नोट्स में उतारते चलिए। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में इसको लिखते चलिए, ठीक है। अब आपका अगला देख लेते हैं कि भारत के दक्षिण छोर का नाम। तो आपको पता होगा कि जैसा कि हम बता दें यहाँ पे अभी आप लोग के पास ये जिसे हमारे पास 4 छोर होते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया पूर्व, ठीक है, आपका ये हो गया पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। यानी यही आपके 4 छोर हैं जो भारत में हैं, ठीक है। यानी भारत में सभी प्रदेशों में है, यानी ये 4 छोर हैं। तो इसमें आपका भारत में पूछा है कि भारत में कौन सा सबसे पूर्व है, यही ना पूछा था, सबसे दक्षिणी छोर। तो भैया हम बता दें कि जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है वो नीचे वाला, वो उसको बोलते हैं कोमेरिन, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है कोमोरिन, ठीक है। जो इसका नाम होता है नीचे वाले का कोमेरिन। और जो उत्तर वाला होता है उसको बोलते हैं इंद्राकाल, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंद्रा काल। और ये जो नीचे वाला है ना, इस वाले नीचे वाले को हम इंद्रा पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला इंद्रा काल है। और जो पूर्व वाला है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसको बोलते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं भैया, आपका होता है किबिथु। और जो इधर वाला साइड होता है पश्चिम वाला वो पड़ता है गुजरात में, उसको बोलते हैं सर क्रीक, ठीक है भैया। क्या बोलते हैं, सर क्रीक, या आपका बोलते हैं गौहर मोती, ठीक है। यानी गौहर मोती, दो नाम से जो भी आपका विकल्प देगा उसी विकल्प के आधार पे आप लोग मार देना। यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकाल, दक्षिणी बिंदु कोमेरिन या इंद्राकाल, ठीक है। और इंद्राकाल नहीं तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका, हाँ इंद्राकाल, ये वाला इंद्रा पॉइंट है। सबसे अगर कोई पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकाल, दक्षिणी बिंदु कोमेरिन, पूर्व बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक। और ये जहाँ पे है
ये आपका इंदिरा कांड पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में पड़ता है, और ये वाला पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और ये वाला पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, फटाफट अपने नोट्स में इसको बनाते चलिए। ठीक है, आपका अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो जो देश बंधु की उपाधि है उसको दिया था B.R. अम्बेडकर या C.R. दास या बिपिन चंद्र या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये मेरे भाई हम बता दें कि जो देश बंधु की उपाधि थी उसमें दो भाइयों ने जो अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें थे चित्तरंजन दास, जिनको हम बोलते हैं देश बंधु की उपाधि दी गई थी। और उनका एक जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी थी जिनकी, चित्तरंजन दास की, ठीक है, आपके चित्तरंजन दास, ये थे आपके भैया देश बंधु की इनको उपाधि मिली थी, देश बंधु की इनको उपाधि मिली थी, और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी और उस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। ये भी पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग उतारते चाहिए। ठीक है, यानी चित्तरंजन दास को क्या बोलते हैं, देश बंधु की उपाधि मिली थी और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, उस पार्टी को बोलते हैं स्वराज्य पार्टी। ठीक है, अब आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, एच जी किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो जो इंटीग्रेटेड चिप सर्किट है उसका आविष्कार जिन्होंने किया था ये JS किल्बी ने। ठीक है, और उन्होंने, और एक थे इसमें रॉबर्ट नायक नहीं थे, रॉबर्ट नायस थे। यहाँ पर अगर सर रहता तो ये वाला विकल्प भी सही हो जाता है। ठीक है, और ये जो चार्ल्स बेबेज थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसके बारे में भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, और सभी कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबेल भाषा, मशीन भाषा और फॉरकान भाषा। तो मेरे भाई सबसे बता दें कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर में हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की खोज किसने की थी। उसके बाद हम यहाँ बता रहे हैं कि सभी कंप्यूटर में लागू होती है, तो सभी कंप्यूटर में जो लागू होती है वो होती है आपकी मशीन भाषा, यानी मशीनी भाषा सभी कंप्यूटरों में आपकी लागू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे होता है, तो इलाहाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर और श्रावस्ती। लिंगानुपात मतलब जहाँ 1000 पुरुष पे ज़्यादा महिलाएं होती है, ठीक है, वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात होता है। ठीक है, तो यूपी का जो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका है जौनपुर। ठीक है, यानी जो सर्वाधिक लिंगानुपात होता है ना यूपी में, सर्वाधिक लिंगानुपात वो आपका होता है आपके जौनपुर जिले में। यानी जौनपुर जिले में जो भैया रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक लिंगा अनुपात, यानी 1000 पुरुष पर 1018 महिलाएं हैं। ठीक है, और यहाँ से यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यह बता दें कि यूपी की साक्षरता एक पूछता है, तो यूपी की जो साक्षरता रेट है वो है आपकी 69.72%, यानी 69.72%। ठीक है, और वर्तमान समय में अगर इसको बताना है तो वर्तमान समय में ये घट के हो गई है 67 यानी 67.68%। ठीक है, यानी यूपी की जो साक्षरता थी वो पहले थी 69.72 और इस टाइम में वर्तमान में घट के ये हो गई है 67.68। ठीक है, और यूपी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग और याद रख लेना भैया कि यूपी में जो सबसे कम लिंगानुपात होता है, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो यूपी में सबसे कम लिंगानुपात ना जो होता है वो होता है श्रावस्ती। श्रावस्ती का नाम आपने लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यानी सॉरी श्रावस्ती नहीं, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये श्रावस्ती जो होता है कम, सबसे कम पढ़े लिखे लोग जहाँ पाए जाते हैं वो होते हैं श्रावस्ती, और जो गौतम बुद्ध नगर होता है वहाँ पर है आपके सबसे कम लिंगानुपात। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं भैया, सबसे कम पढ़े लिखे लोग, सबसे कम पढ़े लोग, ठीक है, यानी सबसे कम पढ़े लोग वाला जिला जो अगर पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा ये श्रावस्ती। ठीक है, यानी श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर में। तो यूपी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ होता है, जौनपुर में, और सबसे कम कहाँ होता है, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हो रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, श्रावस्ती में। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे होती है, तो सबसे अधिक साक्षरता जो होती है यूपी में, कितनी परसेंट होती है थी आपकी थी 69.72, यानी 69.72 पहले थी, और इस टाइम घट के आपके 67 समथिंग, यानी 67 आपकी 68 रह गई है। ठीक मेरे भाई, आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार जो आपका अगला रहने वाला है, अगला आपका रहने वाला है कि यहाँ पर देख लेते हैं,
उत्तर प्रदेश में तांबा, तो उत्तर प्रदेश में जो तांबा होता है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है? तो नंबर 1 है बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र और ललितपुर। तो मेरे भाई सबसे बता दें कि जो सबसे अधिक तांबा पाया जाता है ना वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ठीक है। तो ललितपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर यूपी का सबसे अधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने कल बताया था आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग फटाफट बताइए कि नौचंडी का मेला यूपी के किस जिले में लगता है और कितने सप्ताह के लिए लगता है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा सुमेलित है और नहीं ना, कहीं कौन सा सुमेलित नहीं है। अमावसी जो होता है लखनऊ में, ये भी सही है। बाबतपुर ये तो आपका गलत हो गया पहले, क्योंकि बाबतपुर जो है आपका ये है बनारस में, यानी वाराणसी में, यहाँ पर दिया है गाजियाबाद, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। यानी ये वाला विकल्प हो जाएगा आपका नहीं, ठीक है। और ये देख लेते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है, ठीक है, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा तो क्या लगता है? तो सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र, पूर्णिमा के दिन। तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्य के बीच आएगा। अगर सूर्य पहले आ गया सूर्य ग्रहण, अगर चंद्रमा पहले आ गया तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। यहाँ पर आपका देख लेते हैं भैया कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था ना भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली को पराजित करने का प्रयास किया। और दिल्ली को पराजित सॉरी दिल्ली को पराजित करने का प्रयास किया दक्षिण भारत के सुल्तान थे, सॉरी दक्षिण भारत के पराजित करने का प्रयास किया था और दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है मेरे भाई। अब आपका है अगला क्वेश्चन, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन। तो मेरे भाई इसको किसने किया था? नानक, मीरा, रामदास और रामानुजमचार्य। तो जो भक्ति आंदोलन में सबका नाम आपको याद आता है, लेकिन इसका आयोजन सर्वप्रथम किसने किया था? रामानुजमचार्य, ठीक है। इन्होंने भक्ति आंदोलन का आयोजन करवाया था, ठीक है। और चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है? तो चतुर्थ जो संपदा होती है वो करती है आपको वाणिज्य मंडल को, ये आपको इसको निर्दिष्ट करती है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं आपका, आइए आपका 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है ना। नंबर 1 है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, और उसका बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है। तो विंबलडन जो है आपका ये होता है घास के मैदान में खेली जाती है और इसकी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1977 में, ठीक है। विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान में खेली जाती है, ठीक है। अब विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय और आपके एजे अकबर। तो जो है विंग्स ऑफ फायर उस पुस्तक के लेखक हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब मोनालिसा किस चित्र की कृति है? तो जो मोनालिसा है वह है पिकासो की, लियोनार्डो द विंसी की, एम एफ हुसैन की और टाल्स्टाय की, ठीक है। तो ये जो है कृति है आपकी लियोनार्डो द विंसी की। और हाँ, एक बात इसमें और याद रखते चलना भैया कि यू जो है आपके आपके उत्तर भारत यानी आपके भारत की जो है मोनालिसा वो है आपकी बनी ठनी, जिसको लिखे थे निहाल चंद। यानी अगर पूछा जाए कि भारत की जो मोनालिसा है, ठीक है, भारत की मोनालिसा, तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत की, ठीक है, भारत की मोनालिसा, मोनालिसा वो है बनी ठनी, आपका है ये बनी और ठनी, ये है आपका भारत की मोनालिसा, जिसको लिखा था निहाल चंद्र ने। कौन? निहाल चंद भैया ने इसको लिखा था, ठीक है। यानी अगर कोई पूछेगा भारत की मोनालिसा बनी ठनी, लिखा कौन था? निहाल चंद्र। और मोनालिसा किस चित्र की आकृति थी? और अगर ऐसा पूछा जाएगा तो लियोनार्डो द विंसी, ठीक है। और यहाँ पर आ गया है IRDP का अर्थ, तो इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपका हो जाएगा इसमें इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो विकल्प इज द सी राइट आंसर, ठीक है। आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो मंदिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन सा है आपको विकल्प बताना है। तो हम बता दें भैया कि जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है वो आपका है MP में, यानी मध्य प्रदेश में, और इसको बनाया था चंदेल वंश के राजाओं ने, ठीक है। अब चीन का कटोरा किस प्रदेश को कहते हैं? अभी हमने बताया पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यानी चीन का कटोरा यानी जहाँ सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है तो वो होता है सबसे ज़्यादा यूपी में, क्योंकि यूपी में ईख की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। करीबन जो है आपका लगभग चाल पूरे जितना देश है उसका 46% उत्पादन यूपी बस करता है ईख का, तो इसलिए इसको चीन का कटोरा कहा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णुदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा और जयदेव। तो जो इस पंचतंत्र लिखा था इसमें विष्णु शर्मा, जिसकी कहानी है, जिसके बारे में कहानी बताई थी, ठीक है। और फाहियान किसके समय काल में भारत आया? तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य, इन्हीं के शासनकाल में फाहियान जो होता है भारत आया था, ठीक है। और नियोसेमेटिक्स क्या है? तो नियोसेमेटिक्स जो है ताम्रपत्रों या ताल पत्रों का अध्ययन या सीख या धातुओं का अध्ययन या प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन। तो इसमें आपके प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो भैया ना बहुत ही फेमस है विष्णु जी के मूर्ति के लिए। ये जो है कंबोडिया में स्थित है और कंबोडिया में विष्णु जी की जो है आरती की जाती है। यहाँ पर ये बहुत ही फेमस मंदिर है, ठीक है। तो अंकोर वाट जो मंदिर है वो विष्णु जी के फेमस लिए और ये कहाँ पर है? कंबोडिया में, ठीक है। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अकबर, शेरशाह, बाबर, औरंगजेब, ठीक है। तो जो इन्होंने रचना की थी उन्होंने की थी शेरशाह की शासनकाल में इन्होंने रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक, सॉरी, हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। और शेरशाह ने आपको पता होगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, उसको भी आप लोग याद रखना है। देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत की प्रथम और द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई है। आप तीसरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो पेशवा और बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली या बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूर, किनके बीच हुई थी? तो जो आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो पेशवा और बाजीराव के बीच में हुई थी, ठीक है। यानी जो तीसरी लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? पेशवा और बाजीराव की लड़ाई बीच में। और जो पहली हुई थी 1526 में वो हुई थी बाबर और लोदी के बीच, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और अकबर हेमू के बीच आपकी दूसरी लड़ाई हुई थी। यानी ये हुई थी आपकी 1526 में, ये हुई थी आपकी 1556 में, ठीक है। ये प्रथम, ये द्वितीय और ये वाला तृतीय। अब और 1498 में भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा भारत के कहाँ उतरा? तो गोवा, कालीकट, मंगलुरु, कोचीन। तो और 1498 जब भारत खोज करने आया तो वो उतरा था कालीकट में, जहाँ पर इनकी स्वागत जमेरिन, जहाँ महाराजा थे, इन्होंने वहाँ पर इसका स्वागत किया, यानी वास्को डी गामा का, ठीक है। यानी वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला जो राजा था वो कौन था? जमेरिन। कालीकट के बंदरगाह पर इसका स्वागत हुआ। अब प्रार्थना समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, आत्मा पांडुरंग। तो आपको फटाफट बताना है कि राजा राम मोहन राय ने किसके स्थापना की थी, यानी किसके संस्थापक थे। और जो इसका विकल्प होने वाला है प्रार्थना समाज के वो है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अगला देख लेते हैं इस पे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो भारतीय जो कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, ए अंसारी, बैदरुद्दीन तैयबाजी। तो जो इसका विकल्प होने वाला है वो है बैदरुद्दीन तैयब जी के पास हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि 1906 में जब राष्ट्रीय मुस्लिम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता बैदरुद्दीन तैयबाजी ने की थी, ठीक है। तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो जब और हाँ दोस्तों एक याद रखना है कि भारत का प्रथम वायसराय और क्या नाम था उसका, गवर्नर जनरल कौन था? तो उसको याद रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था, ठीक है। और 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अब महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने किया? ये आप लोगों को फटाफट बताना है। वल्लभ भाई पटेल, श्री गोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जे.एल. नेहरू। तो इस जो महात्मा गांधी थे उनको राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। अब आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक जो हैं आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका। और अब दो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों, इसलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। और मेरा आप लोग से ही निवेदन है कि जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या किसी के भी द्वारा नहीं। तो हम बताएं कि जब राज्यसभा और संसद का 1/4 बहुमत पर हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर किए रहेंगे सब लोग, तो हम संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट देख सकते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन, आयरलैंड, सोवियत संघ और फ्रांस से। तो जो आपका था नीति निर्देशक तत्व वो आपके लिए गए थे आपके आयरलैंड से, ठीक है। यानी नीति जो थी आपकी कहाँ से आई है? आयर से। तो यानी नीति जो हो जाएगी नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे आपके आयरलैंड से। इसी प्रकार आपके जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समापन होता है दोस्तों।
यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 दोनों आपका कवर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास 8 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। हमने टारगेट किया कि जितना एग्जाम आने से पहले हम कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट अभी आप लोग को करवा देंगे, जिससे कि आप लोग का जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन छूटना ना पाए। बस आप लोग का करना है वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।